हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे एसएससी सीजीएल 2023 के इतिहास के सभी प्रश्नों की और लगभग 150 क्वेश्चन। ठीक है ना? तो सबसे पहले आप फुल एनर्जी के साथ बैठ जाइए, क्योंकि ये वीडियो 1 घंटे से भी अधिक होने वाला है। और एक खास बात, कॉपी पेन लेके जरूर बैठिए। हर एक क्वेश्चन और उसका आंसर आप जरूर नोट करते हुए चलिए। ऑप्शन चाहे ना लिखना, लेकिन प्रश्न और प्रश्न के सामने उसका आंसर आप जरूर लिखते चलिए। 150 इतिहास के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो सीजीएल में आए थे और हाल ही में आपके 2023 में। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीजीएल का एग्ज़ाम हो, चाहे सीएचएसएल का हो, चाहे एमटीएस का हो, कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम जहां आपकी हिस्ट्री आती है, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप कॉपी पेन लेके और फुल एनर्जी के साथ बैठ जाइए। 1 घंटे से पहले आपको हटना नहीं जब तक पूरे 150 प्रश्न हो ना जाए। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है, टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे आपके सुभाष चंद्र बोस। देखो, आप नोटबुक बनाते जाइए और हिस्ट्री में कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी और कुछ चीजें आपको नोट भी करनी पड़ेंगी और कुछ चीजें नोट करने के साथ साथ याद भी करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये साइंस या मैथ नहीं जो आप समझ के हर एक चीज कर दो, कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी। जैसे टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन थे? तो इसके थे सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर क्या लिखा है? भारत छोड़ो अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह की रैयतवाड़ी व्यवस्था पर आधारित यानी कौन सा? इसमें ऑप्शन सही है। तो पहला लिखा है माल्थस के लगान सिद्धांत से, ये गलत हो जाएगा। स्मिथ के लगान सिद्धांत से, ये भी नहीं। रिकॉर्ड के लगान सिद्धांत से, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? रिकॉर्ड का जो लगान सिद्धांत था उसमें भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह की रैयतवाड़ी व्यवस्था पर आधारित थी। कौन? रिकॉर्ड के लगान सिद्धांत। तो चौथा ऑप्शन भी इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर लिखा है, चोल प्रशासन में खालिस्तान गांवों में सदन होती तो जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी, तो वो सदन होती थी सभा। उस सदन को हम लोग क्या कहते थे? सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर। 4 नंबर में लिखा है, निम्न में से किसकी स्थापना 1875 में बंबई में हुई थी? तो बंबई में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1875 में। तो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं कि 1875 में बंबई में किस संस्था की स्थापना हुई थी? तो वो थी आर्य समाज की। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बंबई में हुई थी। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1875। एक ही पॉइंट में आप देख रहे होंगे 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर लिखा है, मृच्छकटिका नामक निम्नलिखित में से किसने लिखा? मृच्छकटिका ये किसने लिखा था? शूद्रक ने लिखा था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 6 नंबर में लिखा हुआ है 1528 में चंदेरी के युद्ध में निम्नलिखित में से किसकी हार हुई थी? तो चंदेरी में किसकी हार हुई थी? हुई थी मेदिनी राय की। ये आपको याद करना पड़ेगा कि 1828 में जो चंदेरी का युद्ध हुआ था उसमें किसकी हार हुई थी? मेदिनी राय की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर में लिखा हुआ है, 8वीं सदी ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया में अपने साम्राज्य की स्थापना करने वाले शैलेंद्र राजा किस धर्म के अनुयायी थे? कहने का मतलब, जो 8वीं सदी ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया में अपने साम्राज्य की स्थापना करने वाले जो थे शैलेंद्र राजा, नाम क्या था? शैलेंद्र राजा, ये किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर लिखा हुआ, प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को खालिस्तान के रूप में जाना जाता था। तो प्रारंभिक वैदिक काल जो था उस व्यक्ति धनवान व्यक्ति को कहा जाता था गोमत। क्या कहा जाता? गोमत। ये आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 9 नंबर में लिखा हुआ है, खालिस्तान ने एक धर्मनिरपेक्ष भारत और इस्लामी पाकिस्तान में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के द्विभाजन की घोषणा की। फिर से समझो, खालिस्तान कह रहा ने एक धर्मनिरपेक्ष भारत और इस्लामी पाकिस्तान में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के द्विभाजन की घोषणा किसने की? अब देखो, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला लिखा हुआ है लॉर्ड लुइस माउंटबेटन, तो यही आपका सही हो जाएगा। ध्यान से समझो, लॉर्ड लुइस माउंटबेटन ने एक धर्मनिरपेक्ष भारत और इस्लामी पाकिस्तान में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के द्विभाजन की घोषणा की थी। लॉर्ड लुइस माउंटबेटन ने। ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्या? लॉर्ड डलहौजी। अगले 2 ऑप्शन अब देखिए ध्यान से। अगला ऑप्शन लिखा हुआ है लॉर्ड रिपन और लॉर्ड कर्जन, दोनों गलत हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा लॉर्ड लुइस माउंटबेटन, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर लिखा, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो जो हर्षवर्धन का जब शासनकाल था उस समय जो चीन का रहने वाला था कौन था? वेन सांग। वेन सांग भारत की यात्रा
यानी वेन-सांग ने भारत की यात्रा की थी कब? जब हर्षवर्धन का शासनकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर में लिखा है विजयनगर के सम्राट कृष्णदेवराय ने अपने खालिस्तान के नाम पर विजयनगर के समीप नगलपुरम नामक एक उपनगर की स्थापना की थी। तो कहने का मतलब विजयनगर के सम्राट जो थे कृष्णदेवराय। अब देखो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि विजयनगर के सम्राट कौन से? तो विजयनगर के सम्राट थे कृष्णदेवराय। इन्होंने अपनी माता के नाम पर इन्होंने क्या किया था? अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप नगलपुरम नामक एक उपनगर को स्थापित किया था। तो इसमें आंसर सही हो जाएगा माता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर लिखा हुआ है सीपी इल्बर्ट निम्नलिखित में से किसके अधीन परिषद के विधि सदस्य थे? तो सीपी इल्बर्ट, ध्यान रखना सीपी इल्बर्ट ये किसके थे? लॉर्ड रिपन। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन लिखा है आधुनिक शिक्षा को देश में आधुनिक विचारों के प्रसार के साधन के रूप में देखने वाले पहले समाज सुधारक कौन थे? यानी कहने का मतलब है आधुनिक शिक्षा को देश में आधुनिक विचारों के प्रसार के साधन के रूप में देखने वाले पहले समाज सुधारक कौन थे? तो वो थे राजा राम मोहन राय। ठीक, राजा राम मोहन राय ने एक काम और किया था, सती प्रथा का अंत। सती प्रथा आप लोग जानते होंगे पहले क्या होता था, यदि किसी महिला का हस्बैंड खत्म हो जाए या मर जाए तो उस महिला को भी उसी चिता के साथ में जिंदा जला दिया जाता था बांधकर। इतना घटिया नियम चल रहा था। आज भी देखा होगा आप लोगों ने, भारत में कहीं कहीं पर बहुत बड़े बड़े अंधविश्वास चल रहे हैं। लोगों का ये मानना होता है कि जिसके हस्बैंड खत्म हो जाए वो अभागिन महिला हो जाती है। आप जरा सोचिए कि कितना घटिया नियम था। यानी उस समय होता क्या था कि किसी के हस्बैंड खत्म हो जाए तो उस महिला को भी उसी की चिता में जिंदा बांध दिया जाता था। और ऐसा इन लोगों ने माहौल बनाया था। सिस्टम क्या था, ढोल नगाड़े बहुत इकट्ठा करते थे, मेला टाइप का लगाया जाता था और खूब तेजी से ढोल मंजीरा ढोलक ढोल सब बजाया जाता था तेजी तेजी से, ताकि उस महिला की चीखने की आवाज लोगों के कानों तक ना पहुंचे। आप सोचो कितने घटिया थे, कितना अंधविश्वास पहले भारत में चल रहा था। ठीक है ना, इस टाइप के अब तो खत्म हो गया। अब देखा होगा जातिवाद भी काफी कम हो गया, पहले जातिवाद बहुत था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस सिचुएशन में पड़े थे आप सब लोग अच्छी तरीके से उनकी कहानी जानते होंगे। तो भारत में अंधविश्वास अभी भी कहीं कहीं पर अभी भी देखा होगा लोग जाति पात मानते हैं। गाँव में ये सब चीजें ज्यादा देखने को मिलेंगी। ठीक, और इसका समाज में बुरा इफेक्ट भी बहुत पड़ता है। ठीक, लोगों में समानता का अधिकार होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का किसी का अपमान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन गाँवों में अभी भी ये जात पात को लेकर ऊंच नीच को लेकर भी अभी पुराने रीति रिवाज गाँव में बहुत जगह पे चल रहे हैं। ठीक, लेकिन दिन प्रतिदिन ये खत्म होता जा रहा है। जितना ही शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा, जितना ही लोग शिक्षित होंगे, आप ये समझिए उतना ही ये जो पुराने ड्रामे चल रहे हैं वो धीरे धीरे कम होते रहेंगे। तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया था। तो ये समझ लो महिलाओं के एक तरह से ये भगवान बन गए। आज ये होता होता तो सोचिए आप समाज में कितनी बुरी दशा होती। इतना गजब का ये लोग सिस्टम बनाए थे, ढोल नगीरे इतना बजाते थे कि कोई चिल्लाएगा भी ना उस समय तो समझ में नहीं आएगा कि कोई चिल्ला रहा है। तो खुद सोचो आप, एक अगर उंगली जल जाए तो कितना कष्ट होता है, जिंदा व्यक्ति को जला दिया जाता था। ठीक, तो ये अपना भारत है, ऐसे ऐसे अंधविश्वास चले। तो वही आप पॉइंट समझिए, आधुनिक शिक्षा को देश में आधुनिक विचारों के प्रसार के साधन के रूप में देखने वाले पहले समाज सुधारक कौन थे? राजा राम मोहन राय। और सती प्रथा का भी इन्होंने अंत किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 14 नंबर लिखा हुआ है मास्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो जो मास्की शिलालेख है आपका वो इस समय कर्नाटक राज्य में। कहाँ पर है? कर्नाटक। इसको आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, उस फ्रांसीसी जौहरी का नाम बताइए जिसने मुगल काल के दौरान कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की थी। समझो उस फ्रांसीसी जौहरी का नाम, यानी फ्रांस का ऐसा कौन सा व्यक्ति का था जो मुगल काल के दौरान भारत में कम से कम 6 बार यात्रा की थी? तो वो था जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर। अजीब सा नाम है, जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर। इसने कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की थी। कब? जब मुगल काल था। और ये कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर लिखा हुआ निम्नलिखित में से किस संगठन को सती प्रथा के उन्मूलन के लिए साहित्यिक रचनाएं लिखने का श्रेय दिया जाता था? तो यह है आपका ब्रह्म समाज। यानी ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। और सती प्रथा का अंत भी उन्होंने किया था। वही पॉइंट आ गया, सती प्रथा लिखा हुआ। सती प्रथा के उन्मूलन के लिए साहित्यिक रचनाएं लिखने का श्रेय दिया जाता है ब्रह्म समाज को। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सी सुधारवादी संस्था वेदों को समस्त ज्ञान का स्रोत मानती है? तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आर्य समाज। यानी जो आर्य समाज है आपका वो सुधारवादी संस्था वेदों को समस्त ज्ञान का स्रोत मानती है। कौन?
आर्य समाज। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 18 नंबर। 18 नंबर में लिखा हुआ है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। ये आपको पॉइंट याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था? तो पहला ऑप्शन पर दिए लिखा है राज्य के खजाने को आरक्षित करना। दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है सुरक्षा आश्वासन देना। तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ पत्र व्यवहार करना और चौथा कर निर्धारण। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? डी यानी कर निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर लिखा है दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस प्रणाली व्यवस्था का बहमनी और विजयनगर साम्राज्यों पर प्रभाव पड़ा था? यानी जो आपका दिल्ली सल्तनत की निम्नलिखित में से कह रहा है किस प्रणाली का या किस व्यवस्था का बहमनी और विजयनगर साम्राज्य पर? तो बहमनी और विजयनगर साम्राज्य पर किसका प्रभाव पड़ा था? तो इक्तादारी का। किसका प्रभाव पड़ा था? इक्तादारी का। तो अब देखिए 21 नंबर क्या लिखा हुआ है 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? ध्यान से समझना। यानी जो 1932 ईस्वी में हरिजन सेवक संघ इसके संस्थापक यानी इसकी स्थापना की गई थी, तो इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे महात्मा गांधी। ठीक, तो ये पॉइंट याद कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 22 नंबर। 22 नंबर में लिखा हुआ है सोहन सिंह भकना और हरदयाल मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे? तो ये दोनों लोग जुड़े थे गदर पार्टी से। ठीक है ना, ध्यान रखना उस समय गदर पार्टी चलती थी। सोहन सिंह भकना और हरदयाल मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे जुड़े थे? तो वो थी गदर पार्टी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 23 नंबर लिखा हुआ तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? यानी जो तारीख ए फिरोज है, तारीख ए फिरोज शाही, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जियाउद्दीन बर्नी। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे। देखो इसमें हम ऑप्शनों का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं जैसे कि हम फिजिक्स में करते थे, क्योंकि ये 2023 में लगभग 150 क्वेश्चन आए थे। फिर इसके बाद 2021 में के क्वेश्चन, 20 के क्वेश्चन, 19 के क्वेश्चन, कई सारे हमको क्वेश्चन करवाने हैं। अगर हम यहाँ पर एक एक शब्द की डिटेल में चर्चा करेंगे तो हो सकता है आपको क्लास भी बोरिंग लगे, यानी पढ़ने में मन भी ना लगे, और दूसरी चीज क्वेश्चन भी कम हो पाएंगे। 1 घंटे की वीडियो मुश्किल से 10 क्वेश्चन हो पाएंगे। तो यहाँ पर हम क्विक रिविजन एक तरह से कर रहे हैं, यानी कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, उसका कौन सा ऑप्शन है, डायरेक्ट उसकी चर्चा कर रहे हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर में क्या लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में चीनी यात्री वेनसांग भारत आया था? पिछले भी क्वेश्चन यही पूछा गया था एक जगह पर, तो वो थे हर्षवर्धन। यानी निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में चीनी यात्री यानी चीन का जो यात्री था वेनसांग, ध्यान से समझो, चीन का जो यात्री था वेनसांग, वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर लिखा हुआ है अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा के नेतृत्व में, फिर लिखा है धम्म के सिद्धांत को फैलाने के लिए खालिस्तान को एक मिशन भेजा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 26 नंबर लिखा हुआ नाना साहब खालिस्तान कानपुर के एक विद्रोही निम्नलिखित में से किस पेशवा के पुत्र थे? ध्यान से समझो, नाना साहब कह रहे कानपुर के एक विद्रोही निम्नलिखित में से किस पेशवा के पुत्र थे? तो वो है बाजीराव द्वितीय। बाजीराव मस्तानी मत समझना, फिल्म वाला बाजीराव द्वितीय है। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए 27 नंबर लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम सेनापति था जिसने देवगिरी के रामचंद्र के खिलाफ लड़ाई में अपनी सेना का नेतृत्व किया था? तो वो था मलिक काफूर। उसका नाम क्या था? मलिक काफूर। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर। 28 नंबर में लिखा हुआ है भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे कौन था? ध्यान से समझना, भारत में पहला समाचार पत्र, ध्यान से समझो इस वर्ड को, पहला समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे कौन था? तो थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की। इनका नाम क्या था? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। तो ये 28 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट देखिए 29 नंबर। 29 नंबर लिखा हुआ है दक्कन में मुगलों का विरोध करने वाला मलिक अंबर किस राज्य का कुशल प्रशासक था? ध्यान से समझो बात को। लिखा हुआ है दक्कन में मुगलों का विरोध करने वाले मलिक अंबर, यानी अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि दक्कन में मुगलों का विरोध किसने किया था, तो आपका आंसर आएगा मलिक अंबर। और अगर पूछा जाए ये मलिक अंबर किस राज्य का कुशल प्रशासक था, यानी कहाँ का रहने वाला था एक तरह से, तो ये था अहमदनगर। ध्यान से समझो बात को, यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो आपसे पूछेगा दक्कन में मुगलों का विरोध करने वाला
कौन सा व्यक्ति था, तो उसका आंसर हो जाएगा मलिक अंबर। अगर आपसे पूछा जाए मलिक अंबर किस राज्य का कुशल प्रशासक था, तो उसका आंसर हो जाएगा अहमदनगर। आई होप आप अच्छे से पॉइंट को समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए 30 नंबर क्वेश्चन लिखा है पाणिनि की अष्टाध्यायी, यानी पाणिनि जो थे उनकी एक रचना थी क्या, अष्टाध्यायी, यानी अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो पाणिनि। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कई बार एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो उसका आंसर होगा पाणिनि। अब इसमें देखो कह रहा है पाणिनि की अष्टाध्यायी खाली स्थान पर लिखी गई एक प्रसिद्ध कृति थी, यानी आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से किस पर लिखी गई थी, तो संस्कृत व्याकरण पर। किस पर लिखी गई थी, संस्कृत व्याकरण पर। अगर पूछा जाए अष्टाध्यायी किस पर लिखी गई थी, तो संस्कृत व्याकरण पर लिखी गई थी। और अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो वो आपका आंसर आएगा पाणिनि। आई होप आप दोनों पॉइंट समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए 31 नंबर क्वेश्चन लिखा है ब्रिटिश भारत में देसी प्रेस अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, यानी तो था 1878। ठीक है, तो ये पॉइंट याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए 32 नंबर क्वेश्चन लिखा है मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर खालिस्तान नामक तांबे का सिक्का चलाया, यानी जो मोहम्मद बिन तुगलक थे इन्होंने चांदी के सिक्के के स्थान पर काहे के सिक्के चलाए, तो जीतल नामक तांबे का सिक्का चला। यानी अगर पूछा जाए जीतल जो नामक सिक्का था वो किस धातु का बना था, तो तांबे का। ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। तो जो जीतल है, जीतल नामक सिक्का तांबे का बनाया गया था और चांदी के सिक्के के स्थान पर इसको चलाया गया था। किसने चलाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट देखिए 33 नंबर क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग की लड़ाई के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था। बड़ा खतरनाक युद्ध था, अशोक, सब लोग जानते होंगे, ये तो फेमस युद्ध था। यानी कलिंग की लड़ाई में मौर्य शासक थे कौन, कलिंग की लड़ाई में अशोक आपके मौर्य शासक थे। और कलिंग की लड़ाई के बाद इन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया था। क्यों, क्योंकि बहुत नरसंहार हुआ था। एक तरह से आप समझ लीजिए खून की नदियां बही थी, इतना भयानक युद्ध हुआ था, हजारों लाखों लोग मारे गए थे। एक तरह से जमीन पर सिर्फ खून ही खून दिख रहा था। और ऐसा मंजर देखकर एक तरह से जो अशोक थे इनकी रूह कांप गई। कहने का मतलब ये बहुत तरह से डर गए कि एक युद्ध की वजह से इतना नरसंहार हुआ, इतने लोग मारे गए, तो वहां से इन्होंने युद्ध लड़ना ही बंद कर दिया। ये मौर्य शासक थे और किसने लड़ना बंद कर दिया, अशोक। तो इसका आंसर सही हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर लिखा है निम्नलिखित में से कौन अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे, जो भारत के मुसलमानों के पुनरुत्थान के लिए काफी हद तक उत्तरदायी थे। अब ध्यान से समझो, तो वो थे आपके सैयद अहमद खान। ध्यान से समझना, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे। तो मेन क्वेश्चन आपका ये है कि अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे सैयद अहमद खान। और एक उसी में पॉइंट जुड़ा साथ में, जो भारत के मुसलमानों के पुनरुत्थान के लिए काफी हद तक उत्तरदायी थे, उत्तरदायी था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 35 नंबर लिखा है हेमिस महोत्सव पर किस धर्म का प्रभाव है। हेमिस एक महोत्सव होता है, तो उस पर किस धर्म का प्रभाव हो, तो ये है बौद्ध धर्म। ठीक है ना, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, जैन धर्म, चार ऑप्शन दिए गए, तो इसका आंसर कौन सा होगा, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 36 नंबर लिखा हुआ निम्नलिखित में से किस नेता ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। बारदोली सत्याग्रह, ध्यान किस पर देना है आपको, बारदोली सत्याग्रह, तो इसके थे वल्लभ भाई पटेल, यानी पूरा नाम इनका था सरदार वल्लभ भाई पटेल या वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट देखिए 37 नंबर क्वेश्चन लिखा मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत शासक अमर सिंह ने, फिर खालिस्तान दिया हुआ है, के शासन काल के दौरान मुगलों की सेवा को स्वीकार किया था। फिर से समझो, कह रहा मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत शासक अमर सिंह, यानी एक पॉइंट यहाँ पर समझो, जो मेवाड़ है, मेवाड़ राज्य था, मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत शासक अमर सिंह थे। और अमर सिंह ने किसके शासनकाल में के दौरान मुगलों की सेवा को स्वीकार किया था, तो वो आंसर है आपका जहांगीर। यानी जहांगीर के शासनकाल के दौरान मुगलों की सेवा को स्वीकार किया था। किसने, सिसोदिया राजपूत शासक अमर सिंह ने। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 38 नंबर पर लिखा हुआ है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो वो थे आपके वीर कुंवर सिंह। ठीक है ना, वीर कुंवर सिंह 1857 का जो विद्रोह था बिहार में, उसका नेतृत्व किया था किसने, वीर कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 39 नंबर
क्या लिखा हुआ है, खालिस्तान। फिर कह रहा है बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी। कह रहा है बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो वो थी प्रजापति गौतमी। ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा। यानी जो आपका बौद्ध धर्म था या बौद्ध धर्म जो है उसकी भिक्षुणी बनने वाली जो प्रथम महिला थी, सबसे पहली महिला भिक्षुणी बनने वाली बौद्ध धर्म की, वो थी महाप्रजापति गौतमी। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर में क्या लिखा हुआ है, आर जी भंडारकर किस सुधारवादी संस्था के लोकप्रिय नेता थे, तो वो थे प्रार्थना समाज के। ध्यान से समझो, यानी आर डी जो भंडारकर व्यक्ति थे वो प्रार्थना समाज सुधारवादी एक संस्था थी, उसके लोकप्रिय नेता थे। लिखा है तानसेन जो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। यानी अब एक पॉइंट समझो आप, जो तानसेन था वो किसके नवरत्नों में शामिल था, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादन में निपुण थे। यानी जो तानसेन थे वो सबसे अच्छा कौन सा यंत्र बजा लेते थे, तो वो था आपका रबाब। ठीक है ना, रबाब नाम का जो यंत्र है उसको तानसेन बहुत अच्छे से यानी निपुण थे उसमें, उसको बजाने में बहुत अच्छा उनको नॉलेज था, ऐसे कह सकते हैं। और वो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। कौन, तानसेन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 42 नंबर। लिखा हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत, लिखा है मेगस्थनीज को किसने भेजा था, तो वो भेजा था सेल्यूकस ने। किसने भेजा था, सेल्यूकस ने। फिर से सुनो, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगस्थनीज को किसने भेजा था। एक तो ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे बन सकता है एग्जाम में कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस ने किस राजदूत को भेजा था, तब आंसर हो जाएगा आपका मेगस्थनीज। ध्यान से समझ लो, क्वेश्चन जरूरी नहीं जैसा लिखा हो यहाँ पर वैसा ही एग्जाम में आया आपके। ये 2023 के हैं, 24 में हो सकता है इसका रिवर्स कर दिया जाए, घुमा दिया जाए क्वेश्चन को कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस ने किस राजदूत को भेजा था, तो आपका आंसर आ जाएगा मेगस्थनीज। और ये कहाँ का था, यूनानी राजदूत था। आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 43 नंबर। लिखा हुआ है भारत सरकार अधिनियम, फिर खालिस्तान के अंतर्गत ब्रिटिश भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था। अब ध्यान से सुनो, कह रहा भारत सरकार अधिनियम, यानी इनमें से कौन सा सन होगा, 1858। यानी भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, ध्यान से समझो, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था। यानी इसका शासन कब समाप्त किया था, 1858 में, भारत सरकार के अधिनियम के तहत। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, लिखा है 44 नंबर, दीवान ए अर्ज दिल्ली सल्तनत के अधीन खालिस्तान का एक विभाग था। यानी दीवान ए अर्ज दिल्ली सल्तनत के अधीन, और फिर कह रहा है का एक विभाग था, तो इसका आंसर हो जाएगा सैन्य सेवा। क्या हो जाएगा, सैन्य सेवा। फिर से ध्यान से समझ लो, दीवान ए अर्ज दिल्ली सल्तनत के अधीन सैन्य सेवा का एक विभाग था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 45 नंबर। लिखा है इमाद शाही वंश किस राज्य की स्थापना के लिए जाना जाता है। यानी जो इमाद शाही वंश था वो किस राज्य की स्थापना के लिए जाना जाता है, तो वो था बरार। क्या था, बरार। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 46 नंबर क्वेश्चन। लिखा हुआ है मोपला या मुस्लिम किसानों ने एक शक्तिशाली जमींदार विरोधी आंदोलन खड़ा किया था। वह आंदोलन किस राज्य में किया गया था, तो वह आंदोलन था केरल में। ध्यान से समझो पॉइंट को, यानी केरल में मोपला या मुस्लिम किसानों ने एक शक्तिशाली जमींदार विरोधी आंदोलन खड़ा किया था। तो पूछा गया वह किस राज्य में था, तो वो केरल में था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 47 नंबर। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किसने इंडिका लिखी थी, जिसमें मौर्य राजवंश के शासन के समय के भारत का वर्णन था। यानी इंडिका के एक तरह से लेखक कौन है, तो इंडिका के लेखक थे मेगस्थनीज। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार ये एसएससी के कई एग्जामों में आ चुका है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 48 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पढ़ लीजिए, फिर आंसर नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। लिखा हुआ है रामकृष्ण गोपाल भंडारकर और महादेव गोविंद रानाडे ने महाराष्ट्र में धार्मिक सुधारों से जुड़े अपने कार्य निम्नलिखित में से किस संगठन के माध्यम से किए थे। अब चलते हैं ऑप्शन की तरफ। अब देखिए इसके ऑप्शन क्या दिए गए हैं, प्रार्थना समाज,
थियोसॉफिकल सोसाइटी, आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रार्थना समाज। ध्यान से समझो, कहने का मतलब आपके दो व्यक्तियों के नाम दिए गए, कौन कौन से, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर और महादेव गोविंद रानाडे। ध्यान से समझो बात को, यानी प्रार्थना समाज जो है आपका रामकृष्ण गोपाल भंडारकर और महादेव गोविंद रानाडे ने महाराष्ट्र में कह रहा किस संगठन के तहत, यानी प्रार्थना समाज संगठन के तहत इन्होंने समाज सुधारक या धार्मिक सुधारक का कार्य किया था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, प्रार्थना समाज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 नंबर, लिखा है लॉर्ड कर्जन ने 1905 में खालिस्तान के विभाजन की घोषणा की, यानी लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में किसकी घोषणा की थी, तो उन्होंने बंगाल के विभाजन की। ध्यान से समझो, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी। नेक्स्ट देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखा था, यानी हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखा था, तो महात्मा गांधी ने। इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, चौथा, यानी महात्मा गांधी। नेक्स्ट देखिए 51 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, कौटिल्य के साप्तांग सिद्धांत में अमात्य निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है, यानी जो कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत है उसमें अमात्य नाम का जो वर्ड है निम्नलिखित में से किसको दर्शाता है, तो ये मंत्री और अधिकारी को दर्शाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 52 नंबर क्वेश्चन, लिखा है फारसी दूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था, यानी जो फारसी दूत था अब्दुल रज्जाक वो किसके शासनकाल में विजयनगर आया था, तो देवराय सेकंड या देवराय द्वितीय के शासनकाल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ये जितने भी हैं, क्योंकि एसएससी सीजीएल 2023 यानी लास्ट ईयर आए हुए थे। नेक्स्ट देखिए 53 नंबर, लिखा है महात्मा गांधी खालिस्तान में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, यानी महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो 1915 ईस्वी। ठीक, कब, जनवरी में, यानी महात्मा गांधी जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए 54 नंबर क्वेश्चन, लिखा है वज्जी महाजनपद की राजधानी खालिस्तान थी, यानी जो वज्जी थी वो किस महाजनपद की राजधानी थी, वो थी वैशाली, यानी वैशाली की राजधानी वज्जी और वैशाली एक तरह से आपका महाजनपद, वही लिखा है वज्जी महाजनपद की राजधानी थी, यानी वैशाली की। नेक्स्ट देखिए आप 55 नंबर क्वेश्चन, 55 नंबर लिखा हुआ है 1908 में खालिस्तान और प्रफुल्ल चाकी ने एक गाड़ी पर बम फेंका जिसमें उनका मानना था कि मुजफ्फरपुर के आलोकप्रिय न्यायाधीश किंग्सफोर्ड थे, तो किसने, खुदीराम बोस ने, यानी 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी इन दो लोगों ने एक गाड़ी पर बम फेंका जिसमें उनका मानना था, यानी इन दोनों का ये मानना था कि मुजफ्फरपुर के आलोकप्रिय न्यायाधीश किंग्सफोर्ड उसमें थे, यानी कि जिस गाड़ी में इन्होंने बम फेंका था। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, खुदीराम बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56 नंबर, लिखा हुआ इंडिया हाउस खालिस्तान एक क्रांतिकारी संगठन श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद के प्रसार के लिए खालिस्तान में स्थापित किया गया था, तो इसका हो जाएगा लंदन, यानी इंडिया हाउस एक क्रांतिकारी संगठन श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद के प्रसार के लिए लंदन में स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था, लंदन में, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57 नंबर, 57 नंबर में लिखा हुआ सभा और उर, ध्यान से समझो, सभा और उर दो प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख निम्नलिखित में से किस राजवंश में था, ऑप्शन देख लेते। पहला लिखा है चालुक्य, दूसरा लिखा है राष्ट्रकूट, तीसरा लिखा हुआ है चोल और चौथा लिखा है गुर्जर प्रतिहार। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, यानी चोल, जैसा कि आप देख रहे होगे आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 58 नंबर में, लिखा है मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था, यानी जो मौर्य सम्राट थे चंद्रगुप्त मौर्य इन्होंने किसको हराया था या किसको पराजित किया था, तो सेल्यूकस निकेटर को, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने, यानी जो मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने सेल्यूकस निकेटर को हराया था या पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59 नंबर, लिखा हुआ है एल्फिंस्टन 1819 से लेकर 1827 के दौरान भारत के किस प्रांत के गवर्नर थे, यानी जो एल्फिंस्टन थे 1819 से लेकर 1827 के दौरान भारत के किस प्रांत के गवर्नर थे, तो वो प्रांत है आपका बॉम्बे, जिसको अब मुंबई कहा जाता है या कुछ लोग बम्बई भी कहते हैं। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए 80 नंबर,
लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे। यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, वो थे आपके दादा भाई नौरोजी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एसएससी जीडी या एमटीएस वगैरह में आ चुका है। दादा भाई नौरोजी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रसिद्ध शक शासक था जिसने काठियावाड़ में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। यानी निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सा सबसे प्रसिद्ध शासक था, यानी ऐसा कौन सा प्रसिद्ध शासक था जिसने काठियावाड़ में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था, तो वो थे आपके रुद्रदमन। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62 नंबर। लिखा हुआ है शास्त्रीय भारतीय संगीत पर फारसी में सर्वाधिक पुस्तकें किसके शासनकाल में लिखी गई थी, तो वो थे आपके औरंगजेब। यानी औरंगजेब के शासनकाल में शास्त्रीय भारतीय संगीत पर फारसी भाषा में या फारसी में सबसे ज़्यादा पुस्तकें लिखी गई थी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 63 नंबर। लिखा है सत्ता के अंतिम हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट मिशन खालिस्तान में भारत आया था। यानी निम्नलिखित में से कौन सा वो सन है जिसमें सत्ता के अंतिम हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट मिशन भारत में आया था, तो वो आया था 1946 में। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64 नंबर। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के साथ पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यानी वो कौन से इंसान हैं जिन्होंने महात्मा गांधी के साथ पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको हम लोग BR अम्बेडकर के नाम से जानते हैं। इनका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मौर्यकालीन पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। कहने का मतलब अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, तो अर्थशास्त्र के रचयिता है आपके विष्णुगुप्ता। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66 नंबर। लिखा हुआ निम्नलिखित में से INC के किस नेता ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। यानी निम्नलिखित में से INC के कौन से नेता थे जिन्होंने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो वो थे महात्मा गांधी। यानी महात्मा गांधी ने INC के नेता थे इंडियन नेशनल कांग्रेस। INC का मतलब क्या हो गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से वो नेता थे जिन्होंने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो वो थे आपके महात्मा गांधी। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 67 नंबर। लिखा हुआ निम्नलिखित में से किस संगठन के माध्यम से एनी बेसेंट ने प्राचीन भारतीय धर्मों का दर्शन और सिद्धांतों के अध्ययन को बढ़ावा दिया था। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है इसमें परमहंस मंडली, दूसरा दिया है प्रार्थना समाज, तीसरा ऑप्शन देखते हैं, तीसरा ऑप्शन लिखा है थियोसॉफिकल सोसाइटी और चौथा लिखा आर्य समाज। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है 68 नंबर में भारत में पहली रेलवे लाइन 1853 में, फिर लिखा है खालिस्तान से फिर खालिस्तान तक शुरू की गई थी। यानी कहाँ से कहाँ तक, कहने का मतलब क्या है, कह रहा है निम्नलिखित में या भारत में पहली रेलवे लाइन यानी 1853 में कहाँ से कहाँ तक चली थी, वो चली थी बॉम्बे से ठाणे। ठीक, बॉम्बे को इस समय मुंबई या बम्बई के नाम से लोग जानते हैं। यानी मुंबई से लेकर ठाणे तक पहली ट्रेन चली थी भारत में, और कब चली थी, सन 1853 में। यहाँ से आपके पास दो क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो ये पूछा जा सकता है कि 1853 में कहाँ से कहाँ चली, तो बॉम्बे से ठाणे। फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि भारत में पहली रेलवे लाइन कौन सी थी, कहाँ से कहाँ तक चली थी, वो भी बॉम्बे से ठाणे, और किस सन में, तो 1853 में। आई होप आप तीनों पॉइंट अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 69 लिखा हुआ विजयनगर साम्राज्य में व्यापारियों के स्थानीय समुदायों को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। यानी विजयनगर साम्राज्य में व्यापारियों को या व्यापारियों के स्थानीय समुदायों को किसके नाम से जाना जाता था या किसके रूप में जाना जाता था, तो वो थे कुदिराई चेट्टिस। किसके नाम से जाना जाता था, कुदिराई चेट्टिस। यानी ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70 नंबर लिखा है वाकाटक वंश का सीधा संबंध किस गुप्त साम्राज्य से था, तो इसका था चंद्रगुप्त सेकेंड से, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय से। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 71 नंबर लिखा है कृष्णदेव राय ने तेलुगु फिर खालिस्तान दिया पर एक कृति की रचना की जिसे अमुक्त माल्यादा के नाम से जाना जाता है। यानी कृष्णदेव राय ने तेलुगु में ऐसी कौन सी कृति यानी रचना की थी जिन्हें अमुक्त माल्यादा के नाम से जाना जाता था, तो वो थी शासन कला।
आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72 नंबर लिखा हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम लक्ष्य के रूप में स्वशासन या स्वराज यह घोषणा दादा भाई नौरोजी ने आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में की थी? तो ये थी कलकत्ता अधिवेशन, यानी जो आपका कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम लक्ष्य के रूप में स्वशासन या स्वराज की घोषणा की गई थी। और किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। आई होप आप ये पॉइंट समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73 नंबर लिखा है, विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में कहाँ भाग लिया था? ध्यान से पढ़िए। विवेकानंद यानी स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में कहाँ भाग लिया था? तो वो था आपका शिकागो में। कहाँ भाग लिया था? शिकागो में। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74 नंबर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध करो या मरो का नारा दिया था? तो ये तो सब लोग जानते हैं, महात्मा गांधी ने किसका नारा दिया था? करो या मरो का। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75 नंबर लिखा हुआ, अकबर के शासनकाल के दौरान खालिस्तान वह भूमि थी जो 3 या 4 वर्षों से बंजर पड़ी थी। यानी अकबर के शासनकाल के दौरान कौन सी ऐसी भूमि थी जो 3-4 वर्षों तक बंजर पड़ी रही? तो वो थी आपकी चाचर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 76 नंबर लिखा हुआ, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान मृत्यु हुई थी जहां कमीशन को काले झंडे दिखाए गए थे? तो वो था आपका लाला लाजपत राय। आपको पता होगा इनकी लाठियों से मार मार कर हत्या कर दी गई थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसे कौन से नेता थे या ऐसे कौन से व्यक्ति थे भारत के जिनकी लाठियों के बरसाने से, लाठियों के मारने से मृत्यु हो गई थी? तो वो थे आपके लाला लाजपत राय। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ, कौशल महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वर्तमान में किसका एक भाग था? तो वो भाग है आपका उत्तर प्रदेश का। अब ध्यान से समझिए, लिखा है कौशल महाजनपद, यानी जो कौशल महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वर्तमान में वो किसका भाग है? तो इस समय वो उत्तर प्रदेश का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 78 नंबर लिखा हुआ, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किस सुल्तान ने सिजदा और पैबोस की व्यवस्था शुरू की थी? तो वो थे आपके गयासुद्दीन बलबन। आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे, ध्यान से सीखिए। यानी जो गयासुद्दीन बलबन थे, इन्होंने कह रहा दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से, यानी दिल्ली के एक सुल्तान थे और इन्होंने कौन सा सिजदा और पैबोस की व्यवस्था शुरू की थी? कौन? गयासुद्दीन बलबन ने। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 79 नंबर लिखा हुआ है, स्वराज प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से अलग करने के लिए प्रशासनिक संहिता को किसने डिजाइन किया था? तो इसको डिजाइन किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्वराज प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से अलग करने के लिए प्रशासनिक संहिता को डिजाइन किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 80 नंबर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो वो थे आपके अशोक। ठीक, आपको पिछले लेक्चर में भी हमने बताया था, उसी युद्ध के बाद यानी कलिंग के युद्ध के बाद इन्होंने युद्ध लड़ना छोड़ दिया था क्योंकि बहुत से लोग मारे गए थे। उसमें एक तरह से नरसंहार हो गया था, खून की नदियां बही थी, आप इस टाइप से कह सकते हैं। यानी वहीं से इनका एकदम दिल दहल गया और वहीं से इन्होंने लड़ना बंद कर दिया। किस युद्ध से? कलिंग के युद्ध से। और कलिंग पर विजय किसने प्राप्त की थी? अशोक ने। 81 नंबर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और किस स्थान पर हुआ था? तो ध्यान से समझो, जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका जो हुआ था वो हुआ था 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी में और अमृतसर में। अब देखो यहाँ पर दो क्वेश्चन एक साथ बनेंगे। या तो आपसे पूछेगा जलियांवाला बाग कब हुआ था, तो आपका आंसर आ जाएगा 13 अप्रैल 1919। ठीक, कभी कभार इसका क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थान पर हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। ठीक, और कभी कभार ये दोनों एक साथ मिलाकर पूछ दिए जाते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और किस स्थान पर? तो 13 अप्रैल 1919 और अमृतसर में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखिए 82 नंबर लिखा हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य ने फिर लिखा है खालिस्तान की सहायता से मगध के नंद वंश को उखाड़ फेंका। कहने का मतलब चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरा वे कौन से व्यक्ति थे जिनकी सहायता से मगध के नंद वंश को उखाड़ फेंका? तो वो थे आपके विष्णुगुप्त। ठीक, यानी चंद्रगुप्त मौर्य और विष्णुगुप्त दोनों लोगों ने मिलकर मगध के नंद वंश को उखाड़ फेंका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा 83 नंबर, अखिल भारतीय कांग्रेस ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को कब औपचारिक रूप दिया? ध्यान से समझिए, कहने का मतलब अखिल भारतीय कांग्रेस ने भारत के लिए कह रहा पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता
की मांग को कब औपचारिक रूप दिया? ठीक, तो कब औपचारिक रूप दिया था? तो वो था आपका 1929 में इसके लाहौर अधिवेशन में, यानी अखिल भारतीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में सन 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को औपचारिक रूप से रूप दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा है 84 नंबर में, लिखा है प्रसिद्ध अरबी विद्वान अल बेरूनी 11वीं शताब्दी ईस्वी, ईस्वी को इंग्लिश में एडी शॉर्टकट में कहते हैं, में खालिस्तान के साथ भारत आया था। यानी जो आपका अरबी विद्वान था अल बेरूनी, प्रसिद्ध थे इस वजह से लिखा है प्रसिद्ध अरबी विद्वान अल बेरूनी, फिर लिखा 11वीं शताब्दी ईस्वी में किसके साथ भारत आया था? तो वो थे आपके महमूद गजनबी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में एसएससी में आपके बन चुका है। यानी अल बेरूनी और महमूद गजनबी, ये दोनों लोग 11वीं शताब्दी में भारत एक साथ आए थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा है 85 नंबर में, लिखा 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद किसने अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसकी की थी सुभाष चंद्र बोस ने। यानी कहने का मतलब फिर से आप ध्यान से समझिए, 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद किसने अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? वो थे सुभाष चंद्र बोस। अब यहाँ से आपके दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। एक तो यही क्वेश्चन कि अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने। दूसरा बन सकता है 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद को किसने इस्तीफा दिया था? तो वो भी हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 86 नंबर, 86 नंबर में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत में सैनिकों के लिए दाग और हुलिया प्रथा तथा नकद भुगतान व्यवस्था की शुरुआत की थी? यानी लिखा है निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत में सैनिकों के लिए दाग और हुलिया प्रथा, दो वर्ड ध्यान रखिए, दाग और हुलिया प्रथा तथा नकद भुगतान व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो ऑप्शन देख लेते हैं इसके। पहला ऑप्शन दिया गया है जलालुद्दीन खिलजी, दूसरा दिया फिरोज शाह तुगलक, तीसरा ऑप्शन लिखा है गयासुद्दीन तुगलक और चौथा अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। यानी दाग और हुलिया प्रथा और नगद भुगतान की जो स्टार्टिंग तो वो किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना किसने की थी? तो स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना की थी मुर्शिद कुली खान ने। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 88 नंबर, लिखा है निम्नलिखित में से किस वेद में 10 राग युद्ध यानी 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख है? यानी निम्नलिखित में से किस वेद में, ध्यान से समझो, ये वेद आपके चार है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो कह रहा है निम्नलिखित में से चार वेद में, यानी चार ही वेद है। कभी कभार आपसे क्वेश्चन पूछ जाता है तो कितने वेद हैं, तो चार वेद उसका आंसर हो जाएगा। लेकिन कह रहा है इनमें से किस वेद में 10 राग, ध्यान से समझो बात को, लिखा है 10 राग युद्ध यानी 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख है, तो वो है आपका ऋग्वेद। यानी ऋग्वेद में 10 राग युद्ध का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 89 नंबर, देखिए प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? तो प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर यानी पंजाब में इस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 90 नंबर, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक उद्योग ब्रिटिश शासन के, फिर लिखा है दौरान भारत में संचालित होता था? तो चार ऑप्शन आपको दिए गए, ध्यान से समझिए। चार ऑप्शन कौन कौन से हैं? पहला लिखा है कपास, दूसरा लिखा है जूट, तीसरा लिखा है लोहा और इस्पात। अब ध्यान से समझो, ऑप्शन आपके अलग दिए गए, फिर से समझो, क्वेश्चन अच्छा है। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक उद्योग ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में संचालित होता था? और ये अभी आपके पॉइंट यहाँ पर दिए गए, कपास, जूट, लोहा और इस्पात। अब इनमें कौन कौन से, देखो पहला ऑप्शन आपके क्या लिखा है, ध्यान दीजिए जरा। पहला ऑप्शन लिखा है केवल ए यानी केवल कपास, दूसरा ऑप्शन लिखा है ए बी और सी सभी, ए बी और सी सभी का मतलब हो गया कपास भी, जूट भी, लोहा और इस्पात भी, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यानी कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक उद्योग ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में संचालित होता था? तो कपास, जूट, लोहा और इस्पात, ये तीनों दिए गए, तो ए बी सी और तीनों सही हो जाएंगे, तो इसका ऑप्शन सही होगा बी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 91 नंबर, लिखा हुआ है सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद
कलिंग पर विजय प्राप्त की? यानी सम्राट जो अशोक थे, इन्होंने राज्याभिषेक के कितने वर्ष के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की? तो 8 वर्ष बाद। यानी अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्ति किसने? सम्राट अशोक ने। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 92 नंबर। लिखा है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान वस्त्र बाजार को खालिस्तान के रूप में जाना जाता था। यानी अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल के दौरान वस्त्र बाजार को किस रूप में जाना जाता था? तो इसको कहते थे सराय ए अदल। ध्यान से समझिए पॉइंट को। यानी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान जो वस्त्र बाजार यानी जो कपड़ों का बाजार होता था, उसको सराय ए अदल के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 93 नंबर। लिखा है रैयतवाड़ी। लिखा है रैयतवाड़ी बंदोबस्त, जिसमें काश्तकारों को सीधे सरकार को, फिर लिखा है वार्षिक कर चुकाना पड़ता था, शुरुआत में निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था? फिर से पढ़िए क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है रैयतवाड़ी बंदोबस्त, जिसमें काश्तकारों को सीधे सरकार को वार्षिक कर चुकाना पड़ता था, शुरुआत में निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था? तो वो था आपका मद्रास और बॉम्बे। मद्रास को इस टाइम चेन्नई कहते हैं, बॉम्बे को इस समय मुंबई कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 94 नंबर। लिखा है भारत से इंग्लैंड को धन निकासी का सिद्धांत देने वाला पहला राष्ट्रवादी कौन था? तो वो पहले राष्ट्रवादी थे दादा भाई नौरोजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सरल भी क्वेश्चन है। ठीक, ज्यादातर लोगों को पता होता है कि भारत से इंग्लैंड को धन निकासी के सिद्धांत देने वाला पहला राष्ट्रवादी कौन था? तो वो थे आपके दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 95 नंबर। लिखा है तालीकोटा की लड़ाई के बाद विजयी सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस शहर को लूट लिया था? समझो, यानी तालीकोटा की जो आपकी लड़ाई हुई थी, उसके बाद विजयी सेना यानी जीतने वाली सेना ने निम्नलिखित में से किस शहर को लूटा था? तो वो था विजयनगर। विजयनगर को लूटा था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 96 नंबर। लिखा हुआ अनुबंधित सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी फिर से पढ़ लिया। कह रहा अनुबंधित सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे आपके सत्येंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 97 नंबर। लिखा शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था? यानी जो आपका वंश था शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था? तो वो थे देवभूति। शुंग वंश के अंतिम राजा कौन थे? देवभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 98 नंबर। लिखा खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था बरेली से। कहाँ से किया था? बरेली से। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 99 नंबर क्वेश्चन। लिखा हुआ निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस अधिनियम के साथ, फिर लिखा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की थी? फिर से पढ़िए क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस अधिनियम के साथ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की थी? तो इसका ऑप्शन पढ़िए क्या लिखा हुआ। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो ये इसका नहीं था। भारत सरकार अधिनियम 1919। यानी आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, जब आपका 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसी समय की यह घटना थी। तो ये आपका हो जाएगा 1919। बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन भी इसका देखो बी दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 100 नंबर और लिखा पत्तनुलकर गुजरात क्षेत्र से विजयनगर राज्य में चले गए, वो कौन थे? तो वो थे रेशम बुनकर, यानी रेशम बुनने वाले। ठीक, तो ये होगा यहाँ से आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट। देखते हैं 101 नंबर। लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन पहला गैर यूरोपीय था जिसे 1913 में उसकी कृति गीतांजलि के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था? अब देखो, इस क्वेश्चन में कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं। ठीक, इसका ऑप्शन तो हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। सब लोगों को पता होगा, आसान सा क्वेश्चन। अब लेकिन समझो, लिखा है निम्नलिखित में से कौन पहला गैर यूरोपीय था जिसे 1913 में उसकी कृति गीतांजलि के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला? तो रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लेकिन ध्यान से समझिए, अगर आपसे पूछा जाए कि जो गीतांजलि कृति है या जो गीतांजलि रचना है, इसके रचयिता कौन है या इसके लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। एक क्वेश्चन आपका ऐसा बन सकता है। दूसरा, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो गैर यूरोपीय था जिसको नोबेल पुरस्कार मिला था उसकी गीतांजलि रचना के लिए? तो भी रविंद्रनाथ टैगोर। और कब मिला था? तो 1913 में।
ध्यान से समझो। तो ये कई सारे यहाँ से क्वेश्चन घुमा घुमा कर बन सकते हैं। आप हर टाइप से क्वेश्चन को तैयार कीजिए जैसे जैसे हम बताते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखा है 102 नंबर, मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज के कितने वर्गों का उल्लेख है? तो 7 वर्गों का उल्लेख। ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन था। अब देखो यहाँ से भी 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। कह रहा मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका। अब पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो उसके हो जाएंगे मेगस्थनीज। कितना आसान क्वेश्चन बन सकता है। भारतीय समाज के कितने वर्गों का उल्लेख है? तो उसमें 7 वर्गों का उल्लेख है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 103 नंबर, लिखा है पानीपत की तीसरी लड़ाई के दौरान मुगल सम्राट कौन था? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई में शाह आलम द्वितीय या शाह आलम सेकेंड था, तो इसका ऑप्शन डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 104 नंबर, लिखा है निम्नलिखित में से कौन रहनुमाई मजदायासन सभा या रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे? वो थे आपके दादा भाई नौरोजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से समझ लीजिए एक बार। लिखा है निम्नलिखित में से कौन रहनुमाई मजदायासन सभा या रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे? तो वो थे आपके दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 105 नंबर, लिखा चंपारण सत्याग्रह खालिस्तान में हुआ था, यानी चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो वो हुआ था 1917 में। ऑप्शन सी। देखो सत्याग्रह 17, सत्याग्रह 17, देखो कोई भी हिस्ट्री का पॉइंट हो, जीके जीएस का पॉइंट हो, उसमें आप अपने मन से स्मार्ट वर्क कीजिए। केवल हार्ड वर्क करने से जल्दी सफलता नहीं मिलती है, आप लोग समझते हो। ध्यान क्या देना है आपको, क्या आप उसमें सिमिलर बना सकते हो। जैसे लिखा चंपारण सत्याग्रह, 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 सत्याग्रह को समझ में आई बात। बाकी 20, 23, 14 लिखा तो कहीं कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा है। तो चंपारण सत्याग्रह यानी 17, 17 मतलब 1917 में होता। आई होप आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे। तो ऐसे ही ट्रिक बना बना करके आप चीजों को तैयार कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 106 नंबर, लिखा हुआ है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य प्रशासन में घुड़सवार सेना के कमान अधिकारी को क्या जाना जाता था? तो उसको जाना जाता था अश्वाध्यक्ष। ध्यान से समझो। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार, देखो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो कौटिल्य। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य प्रशासन में घुड़सवार सेना के कमान अधिकारी को क्या जाना जाता था? तो उसको कहते थे अश्वाध्यक्ष। तो इसका ऑप्शन सी से हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन देखिए 107 नंबर, लिखा जिस वायसराय ने ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार और संरक्षण में गहरी दिलचस्पी ली वह थे, यानी वह कौन थे? तो वो थे लॉर्ड कर्जन। ध्यान से समझिए आप क्वेश्चन को फिर से। लिखा है जिस वायसराय ने ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार और संरक्षण में गहरी दिलचस्पी ली वह कौन थे? तो वो थे लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 108 नंबर, लिखा है विजयनगर साम्राज्य में अमारा नायक खालिस्तान थे, यानी विजयनगर साम्राज्य में अमारा नायक कौन थे? तो वह थे सैन्य कमांडर। अमारा नायक क्या थे? सैन्य कमांडर, यानी सेना के कमांडर। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 109 नंबर, लिखा है बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो किस सुधार आंदोलन का नारा था? तो वो थे आपका आर्य समाज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी आर्य समाज ने कहा था वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास, उसी को इंग्लिश में बैक टू वेदास कहा जाता है और लिखा है हिंदी में। आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 110 नंबर, लिखा है निम्नलिखित में से कौन मेवाड़ के महाराणा थे और उन्होंने संगीत पर संगीत राज नामक पुस्तक की रचना की थी? यानी मेवाड़ के महाराणा थे, वो बताना है आपको। तो महाराणा कुंभा। देखो सब में महाराणा लिखा है तो आपको इम्पोर्टेंट समझना पड़ेगा। ध्यान से समझिए फिर से क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से मेवाड़ के महाराणा थे, यानी कौन थे, और उन्होंने संगीत पर संगीत राज नामक पुस्तक की रचना की थी? तो वो थे महाराणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 111 नंबर, लिखा है उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती, खालिस्तान, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था? तो वो थे आपके वैश्य। ठीक है ना। शूद्र क्या करते थे? गंदे काम, जैसे नालियों को साफ करना, गंदे काम नहीं कहेंगे। कहने का मतलब शूद्र उनको कहते थे। देखो एक चीज समझिए, पहले जो आपके कर्म के आधार पर जातियों का बंटवारा था, अब हो गया है जन्म के आधार पर। कहने का मतलब पहले जो व्यापारी टाइप के आदमी थे, 5 रुपए की चीज खरीदी 7 रुपए की बेच दी, उस टाइप को वैश्य कहते थे। शूद्र जो फिर
गंदे रहते थे, टाइम से नहाना नहीं है, ठीक है ना, और गंदे कपड़े पहना, इस टाइप के जो लोग थे वो शूद्र कहलाते थे। ब्राह्मण कौन थे? जो पूजा पाठ में विश्वास रखते। क्षत्रिय कौन से? तो बाहरी आक्रमणकारियों से रक्षा करते थे। तो पहले आपकी ये चार जातियां ही थी, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय और ब्राह्मण। अब कर्म के हिसाब से हो गया। अब कहने का सॉरी, अब जन्म के हिसाब से हो गया। पहले कर्म के हिसाब से था, अब जन्म के हिसाब से। अब जो ब्राह्मण का लड़का है वो ब्राह्मण ही कहलाएगा, चाहे जितने गंदे काम करे, चाहे जितने दिन नहाना है। कहने का मतलब समझ रहे हो? दूसरी चीज, कोई एससी ओबीसी है, एससी ओबीसी में जैसा कैटेगरी वाइज जाति की गई है, वो एससी ओबीसी ही रहेगा, चाहे जितना वो विद्वान हो और चाहे जितना वो समझदार हो, चाहे जितना अच्छे काम करता हो। आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे। कहने का पूरा सेंस ये है कि पहले था कर्म के आधार पर, अब है जन्म के आधार पर। ये है जातियों का बंटवारा। तो वैसी टाइप से क्वेश्चन एक तरह से पूछा गया है आपसे कि उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम। अब देखो व्यापार वर्ड मिल गया आपको, तो वैसे हो जाएगा। आई होप आप पॉइंट अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 112 नंबर। ठीक है, भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन में घोषणा किस वर्ष की थी? यानी जो भारत का वायसराय था लॉर्ड कर्जन। अब एक आपसे क्वेश्चन यहाँ पर भी बन सकता है कि भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष की थी? तो वो था आपका 1905 में। बंगाल विभाजन की घोषणा वायसराय लॉर्ड कर्जन ने कब की थी? 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है प्रसिद्ध कवि और नाटककार राजशेखर निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा के दरबार में दरबारी थे? यानी एक प्रसिद्ध कवि और नाटककार थे राजशेखर, यानी राजशेखर के पास दो क्वालिटी थी, दो गुण थे। एक तो वो प्रसिद्ध कवि थे और एक नाटककार थे। ठीक, निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा के दरबार में दरबारी थे? तो उसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, महेंद्रपाल। ठीक है, यानी कहने का मतलब प्रसिद्ध कवि और नाटककार राजशेखर निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा के दरबार में दरबारी थे? तो वो थे राजा महेंद्रपाल के दरबार में, महेंद्रपाल के दरबार में। ठीक, ऑप्शन बी इसका देख लेते हैं, नीचे लिखा होगा। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, महेंद्रपाल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 114 नंबर लिखा है भू राजस्व प्रबंधन के उपाय के रूप में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? ध्यान से समझिए, भू राजस्व प्रबंधन के उपाय के रूप में स्थायी बंदोबस्ती की शुरुआत किसने की थी? तो की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 115 नंबर, लिखा है किस वर्ष में हिंदू महासभा की स्थापना मुस्लिम कट्टरवाद की प्रतिक्रिया के रूप में की गई? ध्यान से समझो, क्वेश्चन लिखा है किस वर्ष में हिंदू महासभा की स्थापना मुस्लिम कट्टरवाद की प्रतिक्रिया के रूप में की गई थी? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन लिखा है 1915, 1925, 1917 और 1910। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1915। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 116 नंबर, यद्यपि इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का उपयोग करते हैं और इस साम्राज्य के समकालीनों ने इसे खालिस्तान के रूप में वर्णित किया था, तो वो है आपका कर्नाटक साम्राज्य में। ध्यान से समझो, यद्यप इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का उपयोग करते हैं और इस साम्राज्य के समकालीनों ने इसे कर्नाटक साम्राज्य के रूप में वर्णित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 117 नंबर, लिखा स्थानीय स्तर पर जनता की राजनीतिक शिक्षा के लिए। फिर लिखा स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव कौन लाया? तो थे आपके लॉर्ड रिपन। ठीक, इसमें ऑप्शनों की हम केवल चर्चा कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन लगभग आपके 124 से 125 तक इसमें करवाने, तो ऐसे आपके 124 या 125 तक हो जाएंगे और इसके बाद जो भी क्वेश्चन बचेंगे 150 तक हमको पहुंचना, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। एक साथ 150 क्वेश्चन इस वजह से नहीं कराए, वीडियो लॉन्ग हो जाता, आपको भी पढ़ने में परेशानी होती और हमको भी बोलने में प्रॉब्लम होगी। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 118 नंबर, लिखा हर्षवर्धन के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो हर्षवर्धन के शासनकाल की जो अवधि थी वो 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक। ध्यान से समझो, 606 से 647 तक। अब कैसे याद रखोगे? हर्षवर्धन के शासनकाल की जो अवधि है वो कब खत्म हुई? एक तरह जैसे हम लोगों को आजादी मिली, वो कब मिली थी?
कब मिली? 1947 में। ध्यान से समझिए, तो इसमें लास्ट में 47, इसमें लास्ट में 47, ऐसे आप याद रखोगे। दूसरी चीज, लास्ट में 47 है और 600 से चालू है। एक रिदम बना दिया हमने एक तरह से याद करने का कि अपना देश 1947 में आजाद हुआ था, और ये 606 से 647 तक। अगर लास्ट का भी आपको याद रहेगा तब भी आप लगभग ऑप्शन सही क्लिक कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 119 नंबर। ठीक है, कौन सा कुषाण शासक इतिहास में बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध है, जिन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीत का भी आयोजन किया था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किया था कनिष्क ने। कहीं ऑप्शन देख रहे हैं, ABCD है, कनिष्क दे दिया है। ठीक है, ऑप्शन डी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, और आसान भी है। ठीक है, कौन सा कुषाण शासक इतिहास में बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध है, जिन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीत का भी आयोजन किया? तो चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किया था कनिष्क ने। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट, आप स्टार बना के लिख लीजिए कि चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किसने किया था? कनिष्क ने। और इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? कनिष्क ने। क्वेश्चन देखिए 120 नंबर। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने अपनी गरीबी सहयोगियों के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त कांग्रेस रेडियो की शुरुआत की थी? लक्ष्मी सहगल, उषा मेहता, सरोजिनी नायडू, भीकाजी कामत। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उषा मेहता। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। फिर से पढ़ लो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से किसने अपने करीबी सहयोगियों के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त साम्राज्य रेडियो की शुरुआत की थी? तो वो थी उषा मेहता। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 121 नंबर। लिखा हुआ 1857 के विद्रोह में किस मुगल शासक का योगदान था? तो 1857 के विद्रोह में सबसे ज्यादा योगदान था बहादुर शाह द्वितीय का, यानी बहादुर शाह सेकंड। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 122 नंबर। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय। पिछले लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था। सती प्रथा का अंत किसने किया था? वो भी राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है 123 नंबर। लिखा है आर्यों के मुख्य प्रमुख, मुख्य का मतलब होता है प्रमुख, सामाजिक इकाई खालिस्तान थी। यानी आर्यों की मुख्य या प्रमुख सामाजिक इकाई क्या थी? तो वो थी जन। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 124 नंबर, और यही इसका लास्ट क्वेश्चन भी है। लिखा है करसनदास, मूल जी और दादोबा पांडुरंग खालिस्तान से जुड़े थे, जिसने जाति व्यवस्था जैसी बुराइयों के खिलाफ काम किया और विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। और ये थे आपके कौन? परमहंस मंडली। लिखा है निम्नलिखित में से कौन बहमनी सल्तनत का संस्थापक था, जिसने सिंहासन पर बैठने के बाद बहमन शाह की उपाधि धारण की थी? ध्यान से समझो, कह रहा निम्नलिखित में से कौन बहमनी सल्तनत का संस्थापक था, जिसने सिंहासन पर बैठने के बाद बहमन शाह की उपाधि धारण की? तो वो थे आपके अलाउद्दीन हसन। कौन थे? अलाउद्दीन हसन। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 126 नंबर। लिखा है शिक्षा पर वुड्स डिस्पैच नामक व्यवस्था आदेश पत्र कब भेजा गया था? यानी शिक्षा पर वुड डिस्पैच नामक जो व्यापक आदेश था या आदेश पत्र कब भेजा गया था? तो वो भेजा गया था आपका 1854 ईस्वी में। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, ये वे क्वेश्चन है जो आपके एसएससी सीजीएल 2023 में आए हुए थे, और लगभग 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कलेक्ट किए हैं जो आपके हिस्ट्री के पूछे गए थे। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के अधीन दीवान ए इंसाफ विभाग का प्रमुख था? यानी दिल्ली सल्तनत के अधीन दीवान ए इंसाफ विभाग का प्रमुख कौन था? तो वो था आपका दबीर ए खास। क्या नाम था उसका? दबीर ए खास। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 128 नंबर। लिखा हुआ है आध्यात्मिक सत्य की खोज के लिए गठित तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? फिर से समझिए, आध्यात्मिक सत्य की खोज के लिए गठित तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो की थी देवेंद्र नाथ टैगोर ने। ठीक है ना, देवेंद्र नाथ टैगोर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझ लीजिए। देवेंद्र नाथ टैगोर ने किसकी स्थापना की थी? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 129 नंबर। देखा, चार वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह है? यानी चार वेद आप लोग जानते होंगे, जैसा कि ऑप्शन में दिया गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो कौन सा वो वेद है जिसमें जादू मंत्र, तंत्र मंत्र, बीमारी से बचने के लिए संग्रह किया गया? तो वो है आपका अथर्ववेद। यानी अथर्ववेद में जादू मंत्र, तंत्र मंत्र के बारे में चर्चाएं
ठीक है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 130 नंबर, लिखा है मुख्यतः किसके कहने पर महात्मा गांधी किसानों की समस्याओं को समझने के लिए चंपारण गए थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजकुमार शुक्ला। ठीक है ना, अब जो आप क्लास 12th करके आए होंगे देखा होगा इंग्लिश में इनके बारे में एक चैप्टर दिया गया है राजकुमार शुक्ला के बारे में और गांधी जी के बारे में डिटेल से, तो उसमें काफी जानकारी इसकी दी गई। यानी राजकुमार शुक्ला थे बहुत जिद्दी व्यक्ति थे, इन्होंने मतलब राजकुमार शुक्ला से गांधी जी ने कह दिया था कि हम आपको वहां पर मिलेंगे चंपारण में, तो ये वहां पर पहले ही मौजूद थे। यानी जब तक राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिल नहीं लिए तब तक पीछा नहीं छोड़ा और घर नहीं लौटे थे। ठीक, इतने जिद्दे टाइप के व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मगध महाजनपद खालिस्तान नदियों से घिरा हुआ है। ऑप्शन लिखा है गंगा और सोन, यानी कौन सी वो नदियां हैं जिससे आपका मगध महाजनपद घिरा हुआ है, तो वो गंगा और सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 132 नंबर, लिखा है भारत में जनगणना पहली बार 1872 में खालिस्तान के अधीन शुरू की गई थी। यानी किसके अधीन भारत में जनगणना पहली बार 1872 में हुई थी, तो लॉर्ड मेयो। किसके अधीन हुई थी? लॉर्ड मेयो के। आप लोगों को पता होगा हर 10 वर्ष में भारत में जनगणना होती, जनसंख्या की जनगणना। ठीक, 2021 में लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाई थी, बाकी हर 10 वर्ष में भारत में एक जनगणना होती है। और सबसे पहली बार कब हुई थी? 1872 में। और किसके अधीन हुई थी? लॉर्ड मेयो के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 133 नंबर, लिखा हुआ वह दिल्ली का सुल्तान था जिसने दरबार में सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की थी, वह कौन था? ठीक है, एक बार और ये क्वेश्चन आ चुका है, गयासुद्दीन बलबन। इसका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार आ चुका है एग्जाम में। कह रहा वह दिल्ली का सुल्तान था जिसने दरबार में सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की थी, वह कौन था? गयासुद्दीन बलबन। और ये कौन था? दिल्ली का सुल्तान। तो ये हो गया आपके 133। चलते हैं 134 क्वेश्चन की ओर। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? फारसी में लिखी गई पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट के लेखक कौन है जिसमें अनेके स्वरवाद की निंदा की गई? यानी अनेके स्वरवाद की उसमें निंदा की गई। निंदा का मतलब बुराई। कह रहा फारसी में लिखे गए पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट के लेखक कौन है, तो उसको लेखक कौन है आपको सब? राजा राम मोहन राय। ठीक, राजा राम मोहन राय। और क्या क्या किया था? राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया था। लगभग हर वीडियो में हमने इसकी चर्चा की है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है कि गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, ये जो है गिफ्ट टू मोनोथिस्ट के लेखक कौन है? राजा राम मोहन राय। और ये किस भाषा में लिखी गई है? ये क्वेश्चन बन सकता है, तो फारसी भाषा में। आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ सती प्रथा का पहला अभिलेखीय उदाहरण किस काल में मिलता है? तो सती प्रथा का पहला अभिलेखीय उदाहरण मिलता है गुप्त काल में। किस काल में मिलता है? गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 136 नंबर, लिखा हुआ अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किस नाम से बनवाई थी? यानी जो अलाउद्दीन खिलजी थे उन्होंने अपनी राजधानी किस नाम से बनवाई थी? तो उन्होंने बनवाई थी सीरी नाम से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लीजिए, यानी सीरी नाम से अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी पहली राजधानी बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा बंगाल की दोहरी शासन व्यवस्था की नीति किस गवर्नर जनरल के दिमाग की उपज थी? बात को समझो ध्यान से। कह रहा है बंगाल की दोहरे शासन व्यवस्था की नीति किस गवर्नर जनरल के दिमाग की उपस्थित? वो थे आपके लॉर्ड क्लाइव। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है लॉर्ड क्लाइव। यानी बंगाल के दोहरे शासन व्यवस्था की नीति लॉर्ड क्लाइव गवर्नर जनरल दिमाग की उपस्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 138 नंबर, लिखा है 1942 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में खालिस्तान मिशन भेजा था। ठीक, क्रिप्स मिशन भेजा था। कौन सा मिशन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एमटीएस में भी आ चुका है, सीएचएसएल में भी आ चुका है कि 1942 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में कौन सा मिशन भेजा था? तो क्रिप्स मिशन। कभी कभार घुमा कर पूछता है, कहता है ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन कब भेजा था, तब उसका आंसर सही हो जाएगा आपका 1942। तो रिवर्स क्वेश्चन भी बन सकता है, आप दोनों तरह से तैयार करके जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 139 नंबर, लिखा निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के सुल्तान बलबन के विरुद्ध विद्रोह किया और स्वयं को 1279 में बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित किया? तो वो थे आप थे तुगरिल बेग। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से सुन लीजिए। लिखा निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के सुल्तान बलबन के विरुद्ध विद्रोह किया और स्वयं को 1279 में बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित किया? तो वे थे आप थे तुगरिल बेग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 140 नंबर, लिखा है निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना 1885 में हुई थी? 1885 में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको शॉर्टकट में आईएनसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
INC इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कब हुआ था इसका संगठन? 1885 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जिसके इस समय अध्यक्ष जो एक तरह से कौन है? राहुल गांधी। आप सबको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 141 नंबर। देखा, निम्नलिखित में से किसने आनंद मठ लिखा, जहां से भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है? ध्यान से समझो, निम्नलिखित में से किसने आनंद मठ लिखा, जहां से भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। अब एक देखो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो आप बताओगे वंदे मातरम। क्या है? वंदे मातरम। और ये किसने लिखा? निम्नलिखित में से किसने आनंद मठ लिखा? तो आनंद मठ को किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कभी कभार पूछ दिया जाता है कि वंदे मातरम के रचयिता कौन है, तो भी ऑप्शन हो जाएगा आपका बंकिम चंद्र चटर्जी। आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 142 नंबर। चित्तरंजन दास ने चुनाव लड़ने के लिए 1923 में किसके साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। फिर से समझ लीजिए, चित्तरंजन दास ने चुनाव लड़ने के लिए 1923 ईस्वी में किसके साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की? मोतीलाल नेहरू। यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी गठन किया। पूछा जाए कब? तो 1923 में। दोनों टाइप से क्वेश्चन आप तैयार कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 143 नंबर। लिखा हुआ लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप में औजारों के हथियारों में मुख्य रूप से खालिस्तान की जगह लोहे का इस्तेमाल किया जाता था। यानी किसकी जगह पर लोहे का इस्तेमाल किया जाता था? तो किसकी जगह किया जाता था? पहला ऑप्शन पीतल, गलत हो जाएगा। पत्थर, लकड़ी, कांसा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। यानी लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप में औजारों और हथियारों के मुख्य रूप से कांसे की जगह लोहे का इस्तेमाल किया जाता था। इसी वजह से इसे लौह युग कहा जाता था, क्योंकि कांसा को कम कर दिया गया था प्रयोग में और लोहे को बढ़ा दिया गया था। यानी कांसा की जगह पर लोहे का इस्तेमाल, लोहे के वजह से ही इसे लौह युग कहा गया। आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 144 नंबर। 144 नंबर में लिखा, निम्नलिखित में से किसने एक नीति तैयार की जिसे व्यपगत का सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के रूप में जाने लगा? फिर से समझो, निम्नलिखित में से किसने एक नीति तैयार की जिसे व्यपगत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के रूप में जाने लगा? तो वो थे आपके लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, यानी लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 145 नंबर। लिखा हुआ, निम्नलिखित में से किस शहर के कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद स्थित है? यानी निम्नलिखित में से किस शहर में कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद, ये इस्लाम आपके मस्जिद का नाम है कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद, ठीक, काफी फेमस मस्जिद है। और ये कहाँ पर है? तो ये है आपकी दिल्ली में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ से कई बार एग्जाम में आ चुका है दिल्ली में, और CGL 2023 में भी आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 146 नंबर लिखा है, मौर्य स्तंभ शीर्ष खालिस्तान में पाया गया था जिससे सिंह यानी शीर्ष लायन कैपिटल के नाम से जाना जाता है। फिर से समझिए, मौर्य स्तंभ शीर्ष खालिस्तान में पाया गया है था जिसे शीर्ष सिंह लायन कैपिटल के नाम से जाना जाता था, तो वो था आपका सारनाथ। यानी मौर्य स्तंभ शीर्ष सारनाथ में पाया गया था जिसे सिंह शीर्ष लायन कैपिटल के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 147 नंबर। लिखा है, दक्षिण भारत के उस भक्ति संत का नाम बताइए जो प्रारंभ में जैन थे और 12वीं शताब्दी में एक चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे। यानी कह रहा है दक्षिण भारत के उस भक्ति संत का नाम बताइए जो प्रारंभ में जैन थे और 12वीं शताब्दी में एक चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे। तो वो आप थे बसवन्ना। कौन थे? बसवन्ना। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 148 नंबर। देखा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए सहमति बनी थी? यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में, यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अधिवेशन जो चल रहे थे ब्रिटिश सरकार का मतलब अंग्रेजों सरकार के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए सहमत कब बनी थी? यानी लखनऊ में। कहाँ बनी थी? लखनऊ में। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 149 नंबर। और लिखा है, फर्गूसन कॉलेज की स्थापना से कौन संबंधित था? तो फर्गूसन कॉलेज की स्थापना से संबंधित है बाल गंगाधर तिलक। कौन से? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 150 नंबर, और ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। क्या लिखा है? प्रश्न में दो कथन है जिनमें पहला अभिकथन ए और दूसरा कारण आर है। सही विकल्प चुनने के लिए उनका उपयोग कीजिए। ध्यान से समझो, पहले कथन पढ़ो। अभिकथन ए में क्या लिखा है? लिखा हुआ है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का निर्यात आयात से
अधिक था। यानी जब ब्रिटिश शासक थे, यानी अंग्रेजों की जब सरकार थी, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का निर्यात आयात से अधिक था। निर्यात का मतलब होता है वस्तुओं को भेजना और आयात का मतलब होता है वस्तुओं को मंगाना। कह रहे निर्यात आयात से ज्यादा था। कहने का मतलब वस्तुएं बेची ज्यादा जा रही थी, विदेशों में भेजी ज्यादा जा रही थी और महंगाई कम जा रही थी, जिससे व्यापार संतुलन का अतिशेष हो गया। दूसरा कारण क्या लिखा है? व्यापार संतुलन के अतिशेष का उपयोग भारत के विकास और उत्थान के लिए किया गया था। ठीक, अब इसके ऑप्शन देखिए, ध्यान से समझना। तो ऑप्शन क्या लिखा हुआ है? नंबर 1 ए सत्य है और आर असत्य है। दूसरा लिखा है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तीसरा लिखा है ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। फिर लिखा है वह ए असत्य परंतु आर सत्य। अब देखो क्वेश्चन को फिर से समझो एक बार ध्यान से। कह रहा है ए नंबर में ब्रिटिश शासन, क्या लिखा है? ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का निर्यात आयात से अधिक हो गया, जिससे व्यापार संतुलन का अधिशेष हो गया था। ठीक, तो पहला ऑप्शन तो सही है। फिर कारण कह रहा है व्यापार संतुलन के अधिशेष का उपयोग भारत के विकास और उत्थान के लिए किया गया, तो आर इसका हो जाएगा असत्य, यानी ए सत्य और आर असत्य। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। यहाँ तक पूरे 150 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिए। ये सभी इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा वीडियो लेक्चर। क्या इसी प्रकार हर वर्ष के इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र जितने भी आपके टॉपिक बनते हैं जीके जीएस में, उनके इसी तरीके लेक्चर और करा जाएं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट कीजिए, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।